तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत हिम्मत करके आज बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। बहुत मुश्किल के दिन गुजारे, बीमारी, ठंड, गला खराब, टेम्परेचर, कमर दर्द और साथ में परिवार में दो मौतें जो किसी के घर में नहीं होनी चाहिए। आदमी हंसते खेलते नजर आते, अच्छे लगते हैं, लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं तो बहुत याद आती है। और ख़ास तौर पे जब आपके करीबी रिश्तेदार हों, आपके बुजुर्ग हों, आपके बड़े हों, माँ बाप की गैर हाजिरी में ऐसे लोगों का बहुत सहारा होता है। लेकिन दो मौतें पिछले 4 दिन में हुई। काफ़ी भाग दौड़ में वक्त गुजरा, दिल भी उदास रहा, लेकिन आपसे कभी दूर नहीं हुए। बीमारी की परवाह तो मैं कम करता हूँ, ऐसे ना तैसे करके वीडियो बना ही देता हूँ, लेकिन ये दिन कुछ ऐसे थे कि मेरा बस नहीं चला। खैर, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, आज आपको सुनाएंगे आजकल के मुंबई के आसपास के सबसे बड़े चर्चित अंडरवर्ल्ड फिगर नीलेश अप्पा पराडकर के। कहने को तो ये आदमी तिलक नगर चैम्बूर का है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र जो है वो मुंबई के बाहर बाहर है। उसके बहुत से कारण हैं। नाम भले उसका नीलेश पराडकर हो, लेकिन उसके और भी बहुत सारे निकनेम्स लोगों ने डाल रखे हैं। अप्पा, वो तो आपको मालूम है, एक ज़माने में छोटा राजन का खासुल खास हुआ करता था। ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, तो छोटा राजन की गैर हाजिरी में उसकी पत्नी और उनका परिवार ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था, और उनकी एक तरीके से जिम्मेदारी इसकी होती थी उनकी सिक्योरिटी की, उनका ख्याल रखने की। लेकिन कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड में रिश्तों से अलावा दुश्मनियाँ भी होती हैं, फर्क पड़ जाते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। उसी को लेके इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। लेकिन तब तक यह आदमी पुराना तिलक नगर का रहने वाला है। इसके पिताजी अच्छे खासे अध्यापक थे, पुराने ज़माने का पैसा भी कमा के रखा हुआ था, काफ़ी पहुंच शुरू से इसकी रही है। लेकिन छोटा राजन के जेल जाने के बाद और उसके पहले विदेश जाने के बाद परिवार के ज़्यादा करीब आ गया। कोई बहुत बड़े बड़े तीर तो मारे नहीं, लेकिन नाना से वफादारी थी, सेठ से वफादारी थी, तो गैंग में नाम चलता रहा। लेकिन 3 एक साल पहले जब इसने बर्थडे मनाया छोटा राजन का, जिसकी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा, परिवार के खिलाफ जाके इसने एक बड़ा शोर शराबे के साथ फंक्शन किया था। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन आदमी है तो कंट्रोवर्सी तो होंगी। तो वही बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में एक ज़माने में रहा करता था छोटा राजन की बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग, जिसका नाम खुशी अपार्टमेंट्स है, जो उसकी बेटी के नाम पे बनी है, उसी बिल्डिंग के टेरेस फ्लोर पे इसका घर है, टेरेस फ्लैट। और बड़ा अजीबोगरीब घर है, उसी किस्म का घर है जिस किस्म का अरुण गवली का दगड़ी चाल में है। इसके टेरेस जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, उसकी सीढ़ियाँ बंद कर रखी हैं, दीवार कर दी है सीढ़ियों से। इसके घर के नीचे वाले लोग तो सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ के वो टेरेस पे नहीं जा सकते, पक्के तौर पे बंद कर दिया। इसके घर पे जाना है तो आपको लिफ्ट से जाना पड़ेगा। लिफ्ट का दरवाज़ा भी जब इसके घर पे खुलता है कि अंदर वाला जो दरवाज़ा है वो तो स्लाइडिंग डोर है, ऑटोमेटिकली खुलता है, लेकिन उसके बाहर वाला दरवाज़ा जो है वो स्टील डोर बनाया हुआ है, वहाँ पे इसका गनमैन बैठा रहता है।
तो लिफ्ट में से आओगे तो वो जाली में से पूछता है कि आप कौन हो, किसको मिलना है। पहले तो नीचे ही पूरी शनाख्त हो जाती है, लेकिन ऊपर एक बार फिर डबल चेकिंग होती है, और उसके बाद इसकी परमिशन के बाद वो दरवाज़ा अंदर का खुलेगा तो आदमी लिफ्ट के बाहर आएगा, नहीं तो इसके घर घुस नहीं सकते, क्योंकि पूरा फ्लोर इसका, तो लिफ्ट इसके घर के अंदर जाके खुलती। तो इस किस्म का सिक्योरिटी एंगल को लेके इस आदमी ने सिलसिला बना रखा है। इसी तरह की एक और कहानी इसके साथ और मशहूर है। जो तिलक नगर में इसने अपना एक ऑफिस बना रखा है, उसका दरवाज़ा अगर खुला हो तो समझो नीलेश पराडकर ऑफिस में नहीं है, अगर बंद हो तो समझो अंदर है। ये उल्टा चक्कर। नॉर्मली दरवाज़ा खुला है तो लोग लगते हैं कि मालिक अंदर है, दरवाज़ा बंद है तो शायद नहीं होगा। इसी तरह के पूरे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम उस ऑफिस में भी किए गए, लेकिन अब 3-4 महीनों से थोड़ा ऑफिस से दूर रहता। क्या कारण है जो नीलेश पराडकर इतनी सुर्खियों में आया? छोटा राजन के परिवार की मर्जी के बिना बर्थडे मनाया, परिवार नाराज हुआ, लोग नाराज हुए, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन में वो लोगों से उसको लगता है कि बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन जैसे मैंने कहा उसका कार्य क्षेत्र तिलक नगर नहीं है, मुंबई नहीं है। वो ऑपरेट करता है ठाणे, उरण, पनवेल, नवी मुंबई और पूरा कोंकण का इलाका, सावंतवाड़ी तक, जो गोवा के बॉर्डर पे है। अब इतनी दूर तक जाने की जरूरत क्यों पैदा हुई? ये शायद नीलेश कुछ ऐसे गैंगस्टर में से एक है जो अपने दम से ज़्यादा पॉलिटिकल दम को ज़्यादा कारगर समझता। हमने सुना, बहुत से किस्से भी आपको सुनाए, कैसे पॉलिटिशियंस गैंगस्टर्स को थापड़ा देते हैं, उनकी सरपरस्ती करते हैं, लेकिन ये शख्स बड़े मौके का पॉलिटिशियन चुनता, और जब उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, उसका योगदान नहीं रहता, तो उसको छोड़ के दूसरे को पकड़ लेता। तो छोटा राजन की गैर हाजिरी में इस आदमी ने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, और बड़ा खुल के उनका साथ दिया। शिवसेना को वो लोग चाहिए थे जो उनकी कामगार सेना वगैरह ट्रेड यूनियन बेंच उनको देख सके, और ये आदमी उनके काम का था, इसलिए साथ में ला लिया कि हमारे कामगार यूनियन जो है वो आप देखो। तो इस आदमी ने बहुत सारे इलाकों में कामगार यूनियन बना ली। अब कोंकण का इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पे एक और बड़ा लीडर है नारायण राणे, जो आज के दिल्ली की सरकार में मंत्री हैं, उनका बेटा एक MLA है। कोंकण में बहुत होल्ड है उनका, जहाँ कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था। तो शिवसेना को कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो नारायण राणे के सामने बोल सके, खड़ा हो सके, और उसके बेटों के सामने। तो उनके लिए हैंडीमैन बना नीलेश पराडकर। उस समय एक राउत नाम के एक वहाँ के MLA हुआ करते थे, लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर, संजय राउत नहीं, दूसरे राउत। उनके काफ़ी करीब रहा, संजय राउत के करीब रहा। संजय राउत मेरे मित्र, मेरे से नाराज भी हो सकते हैं मैं किन लोगों के साथ उनका नाम जोड़ रहा हूँ, लेकिन संजय बाबू को अच्छी तरह मालूम है मैं जो क्या कह रहा हूँ, उनको सब पता है। तो नारायण राणे और उसके बेटों के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए नीलेश पराडकर को शिवसेना ने खड़ा किया। इसके छोटे मोटे काम कर देते थे, ये खुश।
और इसकी वो जो यूनियनबाजी यूनियनगिरी चलती थी वो चल रही थी अच्छी। लेकिन कहते हैं ना, जब कि इस किस्म की चापलूसी या पॉलिटिकल पैटर्न ज़्यादा देर नहीं चलती, ये बड़ी मौका परस्ती वाली राजनीति होती। मुंबई में दादर इलाके में एक मानसा का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की आउटफिट, उसका एक लीडर संदीप देशपांडे, वो आए दिन उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इनके खिलाफ बयान देता रहता था। और अब नीलेश पराड़कर को मौका मिला अपनी वफादारी दिखाने का। इसने अपने आदमियों से, कहा जाता है कि उसके ऊपर अटैक करवा दिया, केस रजिस्टर हो गया। शिवसेना की सरकार थी। नीलेश ने तो सोचा था कि तो हमारी सरकार है, कुछ नहीं होगा, बड़े खुश हो गए हमारे नेता, जिनके खिलाफ संदीप देशपांडे बयान देता उसके ऊपर मैंने हमला करवाया, मैं तो हीरो बन गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में ऐसी बातें नहीं चलती। तो इसको पुलिस ढूंढने लगी, आदमी अंडरग्राउंड हो गया, एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की नहीं, उसके बाद सेशन में बेल लगाई, तब तक इतने कोई जुगाड़ लड़ा लिया। लेकिन अंदर खाते डिफरेंसेस उभरने लगे। संजय राउत के पास गया, दूसरे लीडर्स के पास गया कि मैंने आपके पार्टी की शाख बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। लेकिन इसकी नहीं चली। उतने में शिवसेना की सरकार भी गिर गई और वापस जो शिवसेना से एक ग्रुप टूट के एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के साथ मिला और नई सरकार बनाई, तो ये भाई साहब ने भी शिवसेना छोड़ दिया। नीलेश पराड़कर उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़ के ये आदमी शिंदे की शिवसेना के साथ जुड़ जाता। हालांकि सीधा इसका कोई इतना बड़ा नेता तो था नहीं, एकनाथ शिंदे के बराबर बैठ के बात कर सके। तो उनका एक और आगे एमएलए कोंकण का उदय सावंत, जो आजकल शायद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कुछ मंत्री महोदय हैं महाराष्ट्र में, उनके साथ इसकी मित्रता थी। कोंकण में काम करता था, इसलिए वो भी कोंकण के। कोंकण बेल्ट है महाराष्ट्र से गोवा तक तो एरिया, उसको कोंकण कहते हैं। समुद्र के साथ साथ लगता पूरा एरिया, कनकावली, चिपलून, रायगढ़ और ये आगे सावंतवाड़ी, ये सब पूरे एरिया जो कनकावली, रत्नागिरी, ये सब एरिया पड़ते हैं। तो इस आदमी ने उदय सावंत का दामन पकड़ दिया और उदय सावंत एकनाथ शिंदे के बहुत करीब है। तो अब सावंत के कंधों पर बैठ के फिर अपनी दादागिरी चमकानी शुरू कर दी। काम क्या है, कोई बड़ी फैक्ट्री कोंकण एरिया में उरन से लेके न्यू बॉम्बे से लेके सावंतवाड़ी तक देख लेते हैं, उसके बाहर अपनी कामगार सेना का बहुत बड़ा बोर्ड होल्डिंग लगा देते, बस वहां से पैसे कमाना। उसके बाद जो अपने अपने इलाके में बड़े किरदार होते हैं, जिनका वहां पे होल्ड होता है, उनके साथ रिश्ते बना लेना। जैसे हीर भगत बहुत बड़ा आदमी है, घनश्याम नायक, ऐसे 10-11 लोग हैं पूरे बेल्ट में, जो अपने अपने शहर, अपने अपने गांव, एरिया, तालुका में काफ़ी असर सुख रखते हैं। और सब के सब मथाड़ी वर्कर जो होते हैं, लेबर, डेली लेबर, उनका लीडर बने हुए हैं। असल में जो सब के सब वर्कर का शोषण करते हैं, उनको लूटते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट अपने आप को ऐसे करते हैं जैसे ये गरीबों के मसीहा। इनकी बड़े बड़े म्यूज़िक वीडियोस बनती हैं जो इनके गुण गाती हैं, गरीबों का मसीहा आया,
द किंग ऑफ द पुअर, गरीबों का राजा आया। इस किस्म के गाने वाने भी बनते हैं इनके ऊपर। लेकिन पॉलिटिकल क्लाउड को लेकर ये अपना रुतबा बरकरार रखते हैं। उसके बाद अभी दादरा का मामला ठंडा नहीं हुआ था, पराडकर का झगड़ा हो जाता है अपने ही खास आदमी घनश्याम नायक के साथ, जो उरन और पनवेल इलाके में, न्यू बॉम्बे इलाके में आगे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे वहाँ तक, यहाँ और की फैक्ट्री, रिलायंस की फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रीज है सब, तो वहाँ तक उसका होल्ड था। उसकी अपनी एक कामगार यूनियन थी, लेकिन इसने उसके साथ हाथ मिला लिया। उसको कहा मेरे बिहाफ पे भी आप काम करो, कोई दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अब होता क्या है, जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनमें वर्कर की यूनियन होती है, कहीं 200 वर्कर, 250, 300, 400, 500 वर्कर काम करते हैं। हर वर्कर हर महीने यूनियन को 1,000, 2,000 रुपया यूनियन की फीस देता है, और किसी वर्कर को निकालना है तो यूनियन की मर्जी के बिना नहीं निकाल सकते। जो डीलिंग करनी है सैलरी की, पगार की, वो यूनियन के थ्रू करनी है। और उस फैक्ट्री में जो काम निकलेगा दूसरा, उसमें प्रेफरेंस यूनियन को दी जाएगी। जैसे अगर वहाँ से कोई स्क्रैप निकलता है तो यूनियन स्क्रैप बेचेगी, कंपनी को पैसा देगी। इस किस्म के बहुत से काम होते हैं यहाँ जो यूनियन का काम नहीं है, लेकिन बिजनेस का काम होता है। लेकिन ये यूनियन लीडर उसको बिजनेस बना लेते और करोड़ों रुपए कमाते। तो वहीं पे बहुत सारे वर्कर्स के साथ कहने लोग कहते हैं कि घनश्याम नायक ने वर्कर के साथ ठगी मार ली, करोड़ों का घपला कर लिया। और जो छोटी फैक्ट्री थी जहाँ पे 40-50 वर्कर काम करते थे, वहाँ के मालिकों से पैसा लेके वहाँ पे यूनियन बंद कर दी, ये कह के कि ये प्रॉफिटेबल यूनियन नहीं है। अरे भाई, आप यूनियन चला रहे हो या बिजनेस कर रहे हो? कि छोटी यूनियन चला के खर्चा ज़्यादा है, आमदन कम होती है, इसलिए हम ये यूनियन बंद करते हैं और फैक्ट्री वालों को, मालिकों को छूट मिल जाती है कुछ भी करने की। तो बड़ा पैसा लेके ऐसे छोटी यूनियन से ये लोगों ने यूनियन बंद कर दी और अलग हो गए। अब वर्कर को पूछने वाला कोई नहीं, मालिक किसी को भी निकालें, किसी को रखें, कितने घंटे काम करवाएं, ओवर टाइम दें या ना दें, बोनस दें या ना दें, उनको उनके रहमो करम पे छोड़ दिया। अब ये शिकायतें सब नीलेश पराडकर के पास पहुंची। पहली बात तो सीधा नीलेश पराडकर को मिल नहीं सकता, तो थाना से को आएगा मिलना, तो थाने का जो उसका आदमी है वो उसको मिलाएगा, डायरेक्ट आप नहीं मिल सकते। न्यू बॉम्बे से कोई आ रहा है तो न्यू बॉम्बे के इसके आदमी को साथ में होना चाहिए, ऐसा एक असूल बना रखा है, दस्तूर बना रखा है। तो वर्कर लोग बड़ी हिम्मत करके पहुंच गए इसके पास कि आपके नेता घनश्याम नायक ने हमारे साथ धोखा किया। तब तक घनश्याम नायक, वर्कर्स का कहना है, करोड़ों रुपए कमा चुका था। किसी मालिक से 20 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 40 लाख, किसी से 5 लाख ले लेके उसने यूनियन छोड़ दी और वर्कर्स को उनके हाल पे छोड़ दिया। तो अब ये भाई साहब एक दिन अपना गाड़ियों का काफिला लेके चलते, 5-6 ब्लैक कलर की बलेरो, स्कॉर्पियो, महिंद्रा की गाड़ियां लेके निकलते हैं, जीप सबकी सब काले रंग की, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी की गाड़ियां होती, अमेरिका के प्रेसिडेंट की काली गाड़ियां होती, उसी तरह नीलेश पराडकर की भी काली गाड़ियां। अब वाइट के धंधे में काली गाड़ियों का क्या काम, खैर वो जाने। पहली गाड़ी में इनके गनमैन जो प्राइवेट रखे हुए, साथ में ड्राइवर के साथ 3-4 लड़के लोग इनके बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, जिनके पास हथियार भी होते हैं। दूसरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक गनमैन, पीछे वाली सीट पे
नीलेश पराड़कर खुद और इनका पीए, पर्सनल असिस्टेंट, और उसके पीछे वाली जो एक सीट होती है और जीप में वहाँ पे 3-4 और बॉडीगार्ड। उसके बाद तीसरी गाड़ी, उसमें भी 2 गनमैन और 3 छोकरे लोग, जिनको अपनी भाषा में कहते हैं छोकरे, लड़के। इसी तरह 5-6 गाड़ियों का काफिला निकलता है। 30-35-40 लोग कई बार होते हैं एक काफिले में, और मिनिमम सैलरी एक एक छोकरे की 30-35 हज़ार रुपया महीना। तो आप अंदाज़ा लगा लो महीने में कितनी सैलरी जाती है। जो गनमैन है वो रिटायर्ड साहब का फौजी डिफेंस के लोग हैं, जिनके पास अपने वेपन्स हैं, पिस्टल हैं, रिवॉल्वर हैं, वो डबल बैरल गन वाले भी हो गए। उनको साथ में रखा जाता है। उनकी सैलरी 60-70 हज़ार रुपया महीना। तो इतनी तो ये भाई साहब रोज़ की तनख्वाह देते हैं, और 5-6 गाड़ियों का रोज़ का डीजल, उनकी रिपेयर, ड्राइवरों की तनख्वाह, उनके खाने पीने का खर्चा, ये सब इनकी जेब से जाता है। तो ले दे के कहा जाता है कि 20 से 25 लाख रुपया महीने का खर्चा इनके इस ठाट बाट में हो जाता, जो चकाचौंध क्रिएट करते हैं समाज में, उसको लेके। तो पहुंच जाते हैं जो लाम लश्कर लेके घनश्याम पाटिल के नायक के ऑफिस में, बहुत मारते हैं उसको। उसके भी गनमैन होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, वो कम होते हैं। और नीलेश पराड़कर एक सरकार के करीबी माना जाता है, तो थोड़ा दहशत डर होता है। तो उसकी पिटाई की, उसके नाक कान से खून वून बहा, उसके बेटे को भी मारा, उसके जो लड़के लोग थे उनको भी मारा, जो बीच में आए अपने मालों को बचाने। तो इतनी मारामारी करके उसको बेहोश करके छोड़ाते चले जाते हैं, और लोगों को ये कहते हैं कि हम गरीबों के लिए अपनी जान भी दे देंगे। गरीब वर्करों के साथ इस आदमी ने धोखा किया था, इसलिए इसको सजा दी। बन गया अवतार। लेकिन उसका साक्ष ने कोई कंप्लेंट नहीं किया, पुलिस में केस नहीं किया, इसलिए जो खुले घूम रहे हैं। और उसका असर ये होता है कि समाज में लोग समझते हैं कि इनकी चलती बहुत है, ये नहीं समझते कि उसकी शिकायत ही नहीं हुई। तो इनके जो नए सरपरस्त हैं, पॉलिटिकल लीडर लोग, उनकी मदद से इस किस्म के केसेस को दबा दिया जाता। अब देखिए, जो आदमी इतना पैसा हर महीने का खर्च कर रहा है रेस का, ये तो महीने का खर्चा है, जो रोज़ का होता है, खाना पीना, रहना, आना जाना, घूमना फिरना, लोगों को देना बांटना, वो 1-1.5 लाख रुपये रोज़ का वो हो जाता है। तो इतना खर्चा हर महीने करना आता कहाँ से? वो गरीब वर्करों की जेब से, जिनको ये लोग अपने आप को उनका मसीहा कहते हैं। गरीबियों का पेट काट काट के खाते हैं और अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाते हैं। ये ट्रेजेडी है हमारे समाज की। वो गरीब नहीं समझता कि जिस शान और शौकत से आदमी घूम रहा है, ये हमारा ही पैसा। अगर वो गरीबों को यूनियन नहीं हो तो इसको कंपनी के मालिक एक पैसा नहीं दें। गरीबों के सर पे नेता बने, यूनियन लीडर बने, और उसके बलबूते पे फैक्ट्री वाले मालिकों से पैसा लिया जाता। कमाल की बात है, कितने लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। और ये लोग 5-5 काली गाड़ियों का काफिला लेके बड़ी शान से घूमते हैं। तो ये कहानी अकेले नीलेश पराड़कर की नहीं। आज मुंबई में हर पुराना बदमाश अंडरवर्ल्ड का आदमी, वो या तो केबल ऑपरेटर है या ट्रेड यूनियन लीडर है। ये नई ट्रेजेडी है।
केबल ऑपरेटर है तो लोगों से ज़्यादा पैसा लेगा, छोटे छोटे ऑपरेटर्स को खा गया और खुद बड़ा मगरमच्छ बन गया। उसमें से पैसे कमा कमा के आज बड़े बड़े टेंडर लिए जाते हैं, बड़ी कंपनी क्या उन टेंडर्स को आगे बेच दिया जाता है। खुद तो काम करना आता नहीं इनको। कोई ब्रिज बनाने का टेंडर मिला, कोई रोड बनाने का टेंडर मिला, कोई किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन का टेंडर मिला, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने का टेंडर मिला, वो आगे दे देते हैं अपना हिस्सा रख के और फिर आराम से घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके। ये नया बिजनेस एक बढ़ गया। आजकल क्राइम सिर्फ आदमी को मारने तक सीमित नहीं है। आदमी जब तक जिंदा है तब तक उसको मारते रहो, वहां तक पहुंच गया। रोज मरना पड़ता है वर्करों को अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ये नए अंडरवर्ल्ड के असूल हैं। एक के करके अभी एक नई यूनियन बनाई थी थोड़े महीने पहले ललित पराडकर में, नाविक सेना, नेवी, नेवल, जो समुद्री जहाज़ों में काम करते हैं वर्कर, नावों में जाने वाले, उनकी सेना ने उस ऑफिस का उद्घाटन है मालूम किसने किया था? श्याम किशोर गिरकापट्टी, वो भी पुराना अंडरवर्ल्ड का आदमी। और वो घनश्याम नायक मार खाने का इसको छोड़ के किसके पास गया? करखानीस के पास, सुशील करखानीस, जो दादर से बैठ के यही काम चलाता है। और मज़ेदार बात यह है कि जो सारे के सारे पुराने क्रिमिनल गैंगस्टर जो अब सुधर चुके, सजा कर ली, काट ली, खत्म कर ली, लेकिन वो बिल्ला तो लगा हुआ है ना, ये सब इकट्ठे हैं। ऊपर से कहने को किसी गैंग का, को किसी गैंग का, को उस गैंग का, उसका, लेकिन सब इकट्ठे हैं। एक को छोड़ के दूसरे के पास जाओ, उसको छोड़ के उसके पास जाओ, काम तो वही। जितना आपके पास मसल पावर उतना आपके पास पॉलिटिकल क्लाउड, और जितना पॉलिटिकल क्लाउड उतनी वोट उस पॉलिटिकल आउटपुट को जाएंगी। और उनका काम वही है, वोट लेना, जीतना और फिर मंत्री बनना। इसलिए उनको जरूरत पड़ती है इस किस्म के करैक्टर्स की, जो डरा धमका के, फुसला के, दिखावा करके उनको वोट दिलवा सके। ले दे के पूरी राजनीति नोट की और वोट की रह गई। क्राइम गया घास खाने, पॉलिटिशियन गए घास खाने, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।